कृपया महिलांनी एका बाजूला बसावं आणि पुरुषांनी एका बाजूला बसावं। या ठिकाणी जे मान्यवर आहेत तेच वर राहतील, बाकीच्या लोकांनी खाली बसून यांची कृपा करावी। या ठिकाणी आपल्या सर्वांचे दाते एका क्रूर व्यवस्थेशी टक्कर देण्याचा हा एक अभिनव प्रयोग झालेला आहे। आपण जाणून बुजून नाही केला, पण अन्याय झाल्यावर आपण जेव्हा उठून उभं राहून एकत्र येऊन या मोठ्या सिस्टमशी टक्कर दिली आणि संघर्ष केला, आज तुम्ही विजयाच्या दाराशी येऊन ठेपलेले। आपको पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बताया गया था कि एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी के नेतृत्व में दिल्ली में डेरा डालकर हर स्तर पर हर कोने से यह निश्चित किया गया कि पेंशन बढ़ोतरी के काम में क्या क्या प्रगति हो रही है। सभी ओर से संतुष्ट होने के बाद एनएसी की टीम महाराष्ट्र लौट आई, पर आंदोलन की आक्रामकता कम ना हो पाए और सरकार पर दबाव बना रहे, इसलिए जगह जगह सभाओं का सिलसिला जारी रखा गया। महाराष्ट्र में अब जो सभा नांदेड़ में हुई वो किसी बड़े राजनीतिक दल की रैली से कम नहीं थी। अभी और भी तैयारियां, इस सब की जानकारी इस वीडियो में है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपने अभी तक देखा कि दिल्ली में क्या क्या हुआ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात में क्या हुआ और ईपीएफओ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किस किस मसले पर चर्चा हुई। इसमें सबसे अहम जानकारी यह निकल कर आई कि सीबीटी की सब कमेटी और कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। इसके तुरंत बाद 2-3 दिन में ही सीबीटी की बैठक हो जानी चाहिए और फिर सबकी निगाहें आगामी बजट पर होंगी। पर इस बीच सरकार तक ये संदेश बराबर पहुंचता रहे कि पेंशन बढ़ोतरी में कोई हिलाहवाली होने पर देश भर में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। दिल्ली दौरे के बाद आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक दिन भी आराम किए बिना कमांडर साहब अपनी टीम के साथ महाराष्ट्र में सभाओं के लिए निकल पड़े। सबसे पहली सभा नांदेड़ में हुई। सामान्यतः यह सभाएं किसी छोटे बड़े हाल में होती हैं, पर सभा के आयोजक प्रांतीय अध्यक्ष SN अम्बेडकर जी ने पहले ही अनुमान लगा रखा था कि इस सभा में हजारों की संख्या में पेंशनर आएंगे, इसलिए इस आयोजन को बहुत बड़े मैदान में किया गया और आप देख रहे हैं कि पूरा मैदान खचाखच भरा है। इतनी भीड़ जुटाने के लिए राजनीतिक दलों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है और रैली में लाने के लिए हर तरीके से लुभाना पड़ता है, जबकि यहाँ अपनी अपनी व्यवस्था कर लोग हजारों की संख्या में एकत्र हुए। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में नांदेड़ के सांसद रविंद्र चौहान तथा विशेष अतिथि के रूप में नांदेड़ उत्तर के विधायक बालाजी कल्याणकर उपस्थित हुए। रविंद्र चौहान ने पिछले महीने ही 5 सांसदों के साथ मिलकर श्रम मंत्री से मुलाकात कर उन्हें पेंशन बढ़ाने के लिए दबाव बनाया था। सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी, महिला फ्रंट की राष्ट्रीय सचिव सरताताई नारखेड़े, कोषाध्यक्ष BS नारखेड़े, नाना गरकल, एकनाथ मोरे, दासराव कातोरे, प्रभु कामले, श्री कटकुरी, BR बंसोड़े, गणेश राव मस्के, सूर्यकांत नांदरंगे, गणेश कामले, विवेक चौधरी, KV गंजेवार, SN शर्मा, G मलप्पा, उदगीर से PK देशमुख, तुकाराम शिंदे, लातूर से विलास पाटिल और सरदार बचिंदर सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सभा में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और अपनी आवाज़ जोरदार ढंग से उठाई। सभा में कमांडर साहब ने पिछले दिनों में श्रम मंत्री और वित्त मंत्री से हुई वार्ताओं के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बताते हुए कहा कि NSC की टीम ने पेंशन कैसे बढ़ेगी, उस पर कितना खर्चा आएगा, उसके लिए कहां कहां से व्यवस्थाएं हो सकती हैं। सरकार को EPS 95 पेंशनरों के साथ स्वतः व्यवहार न करके मानवीय आधार पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार की सबको मिनिमम पेंशन 1000 की घोषणा के बाद आज भी 36,60,000 पेंशनर 1000 से कम पेंशन क्यों पा रहे हैं। पेंशन म्हणजे काय? ज्याला 1 रुपया पेंशन असेल त्याला 7,500 आणि महागाई भत्ता मिळायला पाहिजे। आपण जे तिथे फॉर्म्युले दिले केंद्रीय श्रम मंत्रीजींना की 1000 रुपये आणि त्याच्या खालच्या लोकांना 36,60,000 लोकांना तुम्ही
त्याची असलेली पेन्शन अधिक 6,500 फिक्स फॅक्टर अधिक वाय म्हणजे व्हेरिएबल फॅक्टर म्हणजे DA 1,000 अधिक 6,500 अधिक DA 500 असली तर 500 अधिक 6,500 अधिक DA 2,000 असली की 2,000 अधिक 6,500 अधिक DA. या पद्धतीनं तुम्ही जास्त कॅल्क्युलेशन न करता आहे त्या पेन्शनमध्ये 6,500 वाढ करून DA टाकावा हे आपण त्यात स्पष्टपणे नमूद केलेलं आहे. आणि हे करताना तुम्हाला किती खर्च येईल तो खर्च कसा येईल आमच्याकडून सुद्धा आम्ही द्यायला तयार आहोत. म्हणाले क्या मतलब भिकारी कुछ तो आशीर्वाद तो देगा ना. तर आमच्याकडून काय देणार आपले 8.33 मालकाचे जे आपल्या सोशल सिक्युरिटीसाठी येतात त्यातले ते 8.33 काढतात. आम्ही म्हणलं त्याच्या मारी 12% या आमच्याकडून कॉन्ट्रीब्युशन वाढवा आणि आमची सिलिंग 15ची 21 करा 25 करा म्हणजे तुमचा पैसा वाढेल. टेम्पररी तुम्हाला डीप येईल ग्राफमध्ये पण लॉंग टर्ममध्ये तुमचा फंड खूप मोठा वाढेल. ते इम्प्रेस झाले दोघेही श्रममंत्री सुद्धा आणि वित्तमंत्री सुद्धा की हे पहिली संघटना पाहिली त्याच्यामध्ये द्यायचं आहे आम्हाला. म्हटलं आम्ही गव्हर्नमेंटला लुटायला नाही फक्त विरोधासाठी विरोध करायला नाही. आम्ही कशासाठी आलो की आमचं म्हातारपण एक डिग्निफाईड साधारण चिंताजनक जाऊ नये यासाठी आम्ही आलेलो आहे. आम्हाला तरुणपणात 2 पैसे कमी मिळाले तरी चालते पण म्हातारपणात आमची इज्जत ठेवा आमची इज्जत ठेवा बरोबर आहे हे म्हणून आपण त्यांना सांगितलं. आपण त्यांना सांगितलं की आमच्या प्रश्न सोडवण्यासाठी EPFOला दर महिन्याला दर वर्षाला जेवढं व्याज येतं ते पूर्ण व्याज आम्हाला देण्यात यावं पेन्शनमध्ये. तरी तुमचा फंड वाढत राहील कारण कॉन्ट्रीब्युशन दर महिन्याला येत आहे बरोबर आहे. त्याच्यानंतर आपण सांगितलं वित्तमंत्र्यांनी आपल्याला जशा बाकीच्या पेन्शन स्कीमला भारत सरकार जी मदत करते उदाहरणार्थ श्रमयोगी मानधन योजनेमध्ये भारत सरकारचं 100% अनुदान आहे. मी 100 भरतो भारत सरकार 100 भरतं. UPSC आता युनिफाईड पेन्शन स्कीम झाली मोदी साहेब त्यामध्ये भारत सरकार 18.5% कॉन्ट्रीब्युशन करतं आणि आपल्या स्कीममध्ये भारत सरकारचं कॉन्ट्रीब्युशन 0 आहे. 1.16 ते देतात ते ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेंडिचरसाठी देतात. तर आम्ही निर्मलाजींना आपल्या आदरणीय फायनान्स मिनिस्टरला वित्तमंत्र्याला अर्थमंत्र्यांना हात जोडून म्हटलं मॅडम हम आपके सौतेले लगते हैं बरोबर आहे की नाही. त्या भारत मातेचे आम्ही सावत्र पुत्र आहे का आम्ही तेवढंच काम केलंय अजूनही करू पण आम्हाला मरताना डिग्निटीने मरायचं आहे. आम्हाला हताश होऊन लाचार होऊन मरायचं नाही आहे. आम्हाला स्वाभिमानानं मरायचं आहे आणि उरलेल्या जिंदगीत स्वाभिमानानं जगायचं आहे बरोबर आहे नाही. कारण काय आज आम्हाला 1,000च्या खाली पेन्शन मिळणाऱ्याची संख्या 36,60,000 ज्यांना 1,000च्या आत पेन्शन 1,000च्या आत तुम्ही जगण्याची अपेक्षा करता एका म्हातारीकडून कुठली क्रूर व्यवस्था आहे. आम्ही त्यांना हे सांगितलं त्यांच्या प्रेझेंटेशनमध्ये की 1,000च्या खाली किती लोकांना 1 ते 1,500 किती लोकांना 1.5 ते 2 किती लोकांना आणि ह्या पेन्शनमध्ये कसं जगायचं एक नॉर्मल आम्हाला काय पाहिजे साहेब. आम्हाला तुमचा राजमहाल नाही पाहिजे तुमचे तत्वताज नाही पाहिजे. आम्हाला पाहिजे आमच्यात एवढी क्षमता यावी की जर आमच्याकडे आमचा नातू पंतू कुणी जर आमच्याकडे धावत आला तर त्याच्या हातावर 200 रुपये ठेवण्याची क्षमता आमची पाहिजे. जर आमच्या मुलांनी आम्हाला अपमान केला आमच्या ज्या मुलाची आम्ही चड्डी बनियांपासून पुस्तकापासून उसणपासून करून ज्याला शिकवलं त्याला डॉक्टरही केला असेल इंजिनिअरही केलं असेल पण आम्हाला त्याच्यापुढे हात फैलवताना लाज वाटते बरोबर आहे की नाही. कारण तो एकदा पैसे देतो दुसऱ्यांदा 500 देतो तिसऱ्यांदा त्याची बायको त्याला बोलावून घेते तर तो म्हातारा जुगारगीरला खेळतात काय बरोबर आहे की नाही. आम्हाला अपमानित होऊन जगायचं नाही. आमची मागणी साधी आहे 7,500 आणि त्याच्यावर महागाई भत्ता 2 वृद्धांना जगण्यापुरती मागणी आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात में कई सभाओं के कार्यक्रम बन रहे हैं ताकि देश के हर कोने से रोज पेंशनरों की आवाज़
सरकार के कानों तक पहुँचे और यह सिलसिला बजट तक जारी रहेगा। देश के अन्य भागों में भी छोटी बड़ी सभाएं जारी हैं। पिछले दिनों इस काम में हुई प्रगति की जानने के लिए सब में उत्सुकता है। पेंशनरों में आशा की किरण जागी है कि अब की बार उनका काम जरूर होगा और यह भी तैयारी हो रही है कि अगर सरकार की ओर से कोई विश्वासघात किया जाता है तो उसका कैसे जवाब दिया जाए। अब 10-12 दिनों में सीबीटी की मीटिंग से ज़रूर अंदाज़ा लग जाएगा कि कुछ होने जा रहा है कि नहीं। वैसे बजट से पहले सीबीटी की कमेटियों की मीटिंग सकारात्मक संकेत हैं। आप भी कुछ दिन और इस तरीके से सक्रिय रहिए ताकि सरकार पर दबाव बना रहे। वीडियो के अंत में बेल का बटन दबाकर लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जाति का रिश्ता नहीं, धर्म का रिश्ता नहीं, कर्म का रिश्ता है। कामगारों का रिश्ता, कर्म का रिश्ता।